जैसा कि हमने एपिसोड 1 में बताया था, वीरनाश के 6 असर होते हैं। पहले एपिसोड में हमने बताया शारीरिक असर और मानसिक असर के बारे में। इस दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे सामाजिक असर और पारिवारिक असर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सामाजिक असर। कभी एक सांड को देखा है, बड़ा सा, बहुत ही शक्तिशाली, और अगर कोई परेशान करे तो तुरंत ही आक्रमण करके उसको जमीन पर रगड़ दे। इन्हीं का उपयोग होता है जल्लीकट्टू और बुल फाइट जैसी साहसी लड़ाइयों में, और इन्हीं का उपयोग होता है गायों से स्वस्थ बछड़ों का जन्म करवाने के लिए। सांड कभी अपना दमन सहन नहीं करता। उससे अगर काम करवाना है तो भी उसके स्वभाव के अनुसार करवाना होगा। उसके स्वभाव और भावना के विरुद्ध आप उससे काम भी नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं बैल की। देखा है, सांड से छोटा, सांड से पतला, सांड से काफी कम ताकतवर और सांड से काफी ज्यादा पालतू। इनका उपयोग होता है ज्यादातर खेत जोतने के लिए और सामान ढोने के लिए। इनका उपयोग कभी गायों को गर्भवती करने के लिए नहीं किया जाता। अगर खरीदने भी जाओ तो बैल के सामने सांड की कीमत काफी ज्यादा होती है। वैसे ही घोड़ों में भी दो प्रकार के घोड़े होते हैं। एक होता है बीजास्व यानी स्टैलियन और दूसरा बधिया यानी गिल्डिंग। बीजास्व बधिया से लंबाई में बड़े, ताकतवर और आक्रामक घोड़े होते हैं। उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बड़े बड़े घुड़सवार और योद्धा ही उन्हें पालते हैं, और मादा घोड़ों को गर्भवती करने के लिए भी बीजास्व का ही उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। सांड और बैल, बीजास्व और बधिया घोड़े दोनों ही अगर एक ही योनि के हैं, एक ही लिंग के हैं, तो दोनों में इतना अंतर क्यों? क्यों एक नौकर की तरह और एक राजा की तरह रहता है? दोनों में आखिर अंतर क्या है? अंतर है, दोनों भले ही एक ही योनि के हो, दोनों भले ही एक ही माता पिता से जन्म लिए हो, और दोनों भले ही एक ही लिंग के हो, लेकिन एक की रगों में वो चीज दौड़ रहा है जो दूसरे की रगों में नहीं दौड़ रही। वो है वीर। जी हाँ, बछड़ा जन्म लेता है, उसके बाद अगर उसे प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाए तो वो बड़ा होकर विशाल और ताकतवर सांड बनता है। लेकिन अगर उसके अंडकोशों यानी टेस्टिकल्स को काट कर उसका बधियाकरण यानी कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो उसके शरीर में वीर्य बनना बंद हो जाता है, और वो वीर्यहीन, कम ताकत वाला, आसानी से कंट्रोल में रखा जा सके ऐसा पालतू बैल बन जाता है। वैसे ही घोड़े के जन्म के कुछ समय बाद भी अगर उसे प्राकृतिक रूप से बड़ा होने दिया जाता है तो वो ताकतवर बीजास्व बनता है, जिसको कंट्रोल करना बड़ा साहस का काम होता है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, इसलिए उसका भी बधियाकरण करके उसे बधिया घोड़ा बना दिया जाता है, जिसे वो आसानी से पालतू बन जाता है और उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा गली में कुत्ते का भी बधियाकरण कर दिया जाता है, जिससे वे डरपोक बन जाए और उनमें किसी को काटने की ताकत ही ना रहे। लेकिन सभी की तरह प्रजा का बधियाकरण तो किया नहीं जा सकता, इसलिए जब प्रजा में अधिक साहसी और बहादुर युवान बढ़ने लगते हैं तो पोर्न, गंदी फिल्म और एडवर्टाइज के रूप में गंदे तस्वीरें हर गली मोहल्ले के कोने कोने पर हर किसी के हाथ आसानी से उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे युवा अपना वीर नाश करके अपने आप को वीर्यहीन, डरपोक, साहसहीन और पालतू हो जाए, और उन्हें जो कुछ भी बोले वो चुपचाप बिना किसी प्रश्न या विद्रोह के करते रहे, जिससे प्रजा कभी किसी भी भ्रष्टाचार और अधर्मी का विरोध ना कर पाए और शासक अपना शासन चिंता मुक्त होकर करता रहे। इसलिए पहले के समय में जब भी कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता था तो सबसे पहले वहाँ के सशक्त युवाओं, जवानों को मार देते थे और बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक साहसी पुरुष भी परिस्थितियों को पूरी तरह से पलटने की पूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब दुश्मन की सेना ज्यादा ताकतवर और बड़ी होती थी तो राजा लोग नर्तकियों और वेश्याओं को रात में दुश्मन की सेनाओं के बीच में भेज देते थे। फिर दूसरे दिन जब वही सेना वीर्यहीन और पौरुषहीन हो जाती थी तो उस बड़ी सी सेना को छोटी सी सेना भी आसानी से हरा देती थी। जब देश के क्रांतिकारी युवा अधर्मी राजा का विद्रोह करना शुरू करते थे तब भी वे अधर्मी राजा उन्हीं युवाओं के आसपास वैश्यालय खुलवा देते थे, जहाँ वे युवा नर्तकियों को देख उत्तेजना से अपना वीर्य नाश कर देते थे, जिससे फिर उनमें विद्रोह के लिए ना ही शारीरिक बल रहता था और ना ही मानसिक, जिसके बाद उन्हें जो बोलो वो करने लगते थे। आज वही वैश्यालय हर किसी के हाथ में उंगलियों के इशारे पर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे समाज के सारे पुरुष अपना वीर्य बर्बाद करके पौरुषहीन हो जाए, और अधर्मी सरकार और धनवान कॉर्पोरेट वाले जो भी बोले वो चुपचाप बिना किसी प्रश्न के पालतू पशु के जैसे करते रहे। क्योंकि जब पुरुष वीर्यहीन हो जाता है तो उसकी संकल्प शक्ति, न्याय, परायणता, धर्म आदि सब गायब होने लगता है, जिससे बहुत ही
आसानी से उसे अन्यायी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी बनाया जा सकता है। और ऐसे अन्यायी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी लोगों को बड़े लोग सरलता से धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा जैसे के प्रलोभन से अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। लेकिन वीर्यवान लोग अधर्मी शासकों के लिए हमेशा संकट के समान होते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं। ऐसे युवा सरकार के दिए प्रलोभनों पर नहीं जीते और धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा तो दूर की बात है, वे साम, दाम, दंड, भेद किसी से भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के होते हुए भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात को समझिए कि जितनी बार आप अपना वीर्य नाश करते हैं, उतनी बार ना ही सिर्फ अपने आप की लेकिन अपने पूरे समाज का नाश करते हैं। क्योंकि आज के समय पुरुष को नहीं बल्कि उनकी पौरुष शक्ति का हनन करके ही युद्ध जीते जा सकते हैं। इसलिए चीन जैसे देश के जितने भी टिकटॉक जैसी मोबाइल ऐप हैं, उनमें वे अपने देश में सिर्फ अच्छी और एजुकेशनल वीडियो ही प्रचलित करते हैं, जबकि चीन के बाहर गंदी, अर्धनग्न और मूर्खतापूर्ण वीडियो को ही प्रचलित किया जाता है। क्योंकि वे जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ 40 करोड़ युवा है, उसमें से अगर सिर्फ 1 करोड़ युवा भी अपनी शक्ति का सही से उपयोग कर लेंगे तो पूरी दुनिया पर बहुत ही आसानी से भारत राज कर लेगा। इसलिए वहाँ के युवाओं को अश्लीलता में डुबा दिया जाए, जिससे वे अपना पूरा शौर्य हर दिन नाली में बहाते रहे और कभी इस जाल से बाहर न निकल पाए। समाज की हर स्त्री में सिर्फ भोग ही देखे। ऐसे वीर्यहीन पुरुष के कारण ही फेमिनिज्म का जन्म होता है। क्योंकि जब स्त्रियों के जीवन में सही वीर्यवान साहसी पुरुष नहीं होता जो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे, स्त्री का ख्याल रखे, उनका भरण पोषण करे और उनकी रक्षा करे, तभी उन्हें पुरुष के काम करने पड़ते हैं और अपने जीवन के लिए कमाई करनी पड़ती है। और ये सभी तो फिर भी कुछ ही सामाजिक असर ही हैं। वीर्यनाश के अगर सभी सामाजिक असर के बारे में बताने जाएं तो इतने सारे हैं कि एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे विचार कभी ना रखें कि आपका वीर्यनाश सिर्फ आपके लिए ही हानिकारक है। समाज हम जैसे युवा से ही बना है। जब जब एक युवा अपने आप को वीर्यनाश जैसी आदतों से निर्बल बनाता है, तब तब वो अपने समाज को भी निर्बल बना रहा होता है। तो अपना नहीं तो अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य जानकर अपने वीर की रक्षा करके एक वीर्यवान पुरुष बने। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ना ही अपनी पड़ी है और ना ही अपने समाज की, तो उनके लिए आइए समझते हैं कि इन कामों का आपके परिवार पर कितना असर पड़ता है। पहली बात, जब आप पौन, हस्तमैथुन जैसे आदतों में लग जाते हो तो सबसे गहरा असर आपके विवाह पर पड़ता है। आप विवाह के लायक संयमी व्यक्ति बन ही नहीं पाते, क्योंकि वर्षों तक हर रात को एक अलग स्त्री को अपने मोबाइल में देखकर अपने आप को उत्तेजित करने की आदत आपको जीवन भर के लिए अपनी पत्नी के साथ शांत से रहना नहीं सिखाती है। फिर विवाह आपके लिए सिर्फ संभोग सुख पाने का रास्ता और पत्नी बस संभोग का एक साधन सिर्फ बनकर रह जाती है। विवाह को फिर आप एक पवित्र बंधन और भगवत प्राप्ति के मार्ग के रूप में कभी नहीं देख पाते हो। अरे भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, पौन के बाद आप अपनी पत्नी के साथ संभोग सुख भी नहीं ले पाते हो। हर दिन पौन में नई नई नग्न और उत्तेजक स्त्रियों को देख हस्तमैथुन से अप्राकृतिक और काल्पनिक संभोग की आदत लगने के बाद एक सामान्य स्त्री से आपको लगाव की भावना आ ही नहीं पाती है। फिर आपको अपनी ही पत्नी के साथ संभोग के लिए पौन की कल्पना से उत्तेजित होना पड़ता है। और चलो मान लो कि लगाव भावना आ भी गई, तो भी क्योंकि आपने अपनी हथेली की कठोर त्वचा से जीवन भर हस्तमैथुन किया है, तो दुनिया की किसी भी स्त्री की योनि या तो आपके लिए संवेदनशील लगेगी या तो फिर अति संवेदनशील लगने लगेगी। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप अपने विवाह में पत्नी से संभोग सुख ले भी पा रहे हो, तो भी क्योंकि आप इन संभोग इच्छाओं के दास हो गए हो। इसलिए अगर आपकी पत्नी संस्कारी नहीं है तो आपकी इस इच्छाओं का फायदा उठाकर वो आपका जीवन बर्बाद कर देगी। और यदि आपकी पत्नी संस्कारी हुई तो आपकी इस असंयमी कामेच्छाओं के कारण आप उसका जीवन और संबंध बर्बाद कर दोगे। और अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तब तो खास आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि असंयमी लोग बड़ी आसानी से सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं और स्त्री में सुंदरता के पार कुछ देख ही नहीं सकते। जब सिर्फ सुंदरता को ध्यान में रखकर कोई विवाह रचा लेता है बिना ये देखे कि स्त्री का चरित्र कैसा है, गुण कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, उसका अपने स्वयं के परिवार के प्रति व्यवहार कैसा है, तो ऐसे में वो पुरुष शुरुआत में तो कुछ दिन अवश्य खुश रहता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर के लिए पछतावा करता है। तीसरी बात, चलो मान लेते हैं कि आपके पहले जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ऐसी सुंदर पत्नी मिली जो कि संस्कारी भी है और पूरी तरह आपको समर्पित होकर आपकी कामेच्छाओं की पूर्ति भी करती है, तो भी क्योंकि आपने सालों तक पौन देखकर हर दिन अलग अलग स्त्रियों को देखकर अपने आप को उत्तेजित करने की आदत लगाई है, इसके कारण आप अपनी उस सुंदर पत्नी से भी कुछ ही समय में ऊब जाओगे और फिर दूसरे स्त्रियों के साथ संबंध बनाना चाहोगे। और भले ही आपको अपनी पत्नी से कितना भी लगाव हो, फिर भी अपनी आदत के वश में होकर आप अपने आप को संयम में नहीं रख पाओगे। और इससे ना ही सिर्फ आप अपना लेकिन उस लड़की का और दोनों के परिवारजनों का पूरा जीवन
नर्क के समान कर दोगे। याद रखें, आपके कुछ पलों की कामेच्छा आपके पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। चौथी बात, पत्नी के साथ के संबंध का विनाश तो सिर्फ शुरुआत है। जो लोग इस पोर्न आदि की आदत में ज्यादा घुसते जाते हैं वो फिर किसी भी स्त्री को एक सामान्य दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। उनकी मानसिक दशा इस हद तक सड़ जाती है कि उनकी अपनी माँ समान भाभी, बहन, अन्य संबंधों में भी बस संभोग ही दिखती है। फिर वो चाहकर भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ बार तो इंद्रियां इतनी कंट्रोल से बाहर निकल जाती है कि वे आवेग में आकर संबंधी में ही कोई ऐसा काम कर बैठते हैं कि फिर जीवन भर के लिए अपनी मान, मर्यादा और संबंध सब कुछ खो बैठते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।